तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए आवाज आ रही, एक बार क्लियर कर दीजिएगा जितने लोग जुड़े हैं। तो हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा सा सुपर फास्ट तरीके से रहेंगे, जैसे कि डेली का हमारा फर्ज है कि हम थोड़ा सा स्पीड में पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आ रही है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है सिंध। सिंध की बात करते हैं तो आपके पाकिस्तान, यहाँ पर देखिएगा तो आपका यहाँ पर हड़प्पा दिया गया है। हड़प्पा पाकिस्तान के अच्छा यही दिया गया है ना। हाँ तो देखो क्या है, हड़प्पा पाकिस्तान के मांटोगोमरी जिले में आपका स्थित है ना। जबकि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना में स्थित है, चंदूदड़ो में तथा कुर्दी जी में भी पाकिस्तान के हैं। कुल मिला के देखा जाए यहाँ पर जो आपका बनेगा वो कौन कौन सा बनेगा। तो चलिए वन का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। यहाँ पर मोहनजोदड़ो हो गया और साथ में कौन सा हो गया, यहाँ पर आपका थर्ड हो गया, यहाँ पर आपका कोटदी हो गया। लेकिन हड़प्पा भी जो आपका है ये भी पाकिस्तान की मंटोगरी में है। तो कुल मिला के भाई यहाँ पर आपका ये भी आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका जवाब बने कौन सा बन जाएगा, 1 2 3 4 ये आपके सभी आपके स्थल हैं जो आपके सिंध प्रांत में आपके अवस्थित हैं। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज आपके कौन थे। तो चलिए बताइए, आंध्र भोज के नाम से विख्यात कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज आपके कौन थे। तो अष्ट दिग्गज देखो कहाँ की बात कर रहा है, कृष्णदेव राय की बात कर रहा है ना। तो आपका यहाँ पर टू का ऑप्शन बनेगा बी नंबर। ये 8 तेलुगु कवि थे। याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कहा जाता था 8 तेलुगु कवि, अर्थात इनके दरबार में 8 तेलुगु कवि थे। वैसे तो आपको यहाँ पर शिवाजी में भी थे आपके अष्ट प्रधानमंत्री, है ना। तो यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन क्या बनेगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। आईएमपी क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा कि आपके सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। चलिए यहाँ पर 3 का जवाब देना है, 3 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, चलिए ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर आपके गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे भाई, ऑप्शन यहाँ पर 3 का हो जाएगा डी नंबर, गोपाल कृष्ण गोखले आपका जवाब राइट हो जाएगा। कब किया था, तो आपके 1905 में किया था। ठीक है, बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि योग दर्शन के संस्थापक कौन थे। ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जा रहा है ना। तो चलिए बताइएगा कि योग दर्शन के संस्थापक इनमें से कौन थे। चलिए काफी लोगों के जवाब यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर आराम भी कर रहे हैं। चलिए ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपका बी नंबर पतंजलि थे। कौन थे भाई, तो आपकी पतंजलि, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था। चलिए बताइएगा कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय, ये भारत का प्रथम वायसराय पूछा गया है, कौन सा बन जाएगा। चलिए 5 का ऑप्शन देना है, 5 का ऑप्शन। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपके लॉर्ड कैनिंग। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपके लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, तो आपके लॉर्ड कैनिंग आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के बाद भारत में जो ब्रिटिश सामग्री का सीधा नियंत्रण आपका हो गया था, तो आपके लॉर्ड कैनिंग राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, अब ये देखो ये क्वेश्चन आपके दिए हैं तो 100% है, लिखित है कि इनको नोट कर लीजिए, आना ही आना है, 100% आनी है। तो देखिए दिया गया है 1916-17 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए का दौरा किया था। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो आपका 17 में लगभग आपका है ये चंपारण का दौरा किया। क्या हो जाएगा, चंपारण आपका जवाब राइट हो जाएगा। गांधी जी आए कब थे, 9 जनवरी 1915 को आए थे, है ना। तो इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाते हैं। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो चलिए आपका 7 नंबर आपको दिया भी गया है, जो कि हमने अभी बता भी दिया है कि महात्मा गांधी जो 1915 में आए थे वापस लौटे थे। कहाँ से लौटे थे, आप सभी को पता है कि आपके दक्षिण अफ्रीका से आए थे, है ना। कब आए थे, तो 9 जनवरी को, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। क्लियर हो गया, इतना पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो कि नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा है। तो चलिए क्वेश्चन देखो घुमाकर पूछा गया है, लेकिन नील किसानों से संबंधित दिया है, इसी से आपको पता चल सकता है कि यहाँ पर बात किसकी कर रहा है। तो आपको वही आपका जो आपको पता है कि 3/20वें भाग पर नील की खेती करने के लिए अनिवार्य किया गया था, जिसे तिनकठिया कहा जाता था। और किसने बुलाया था, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर ये 1917 में कहाँ पर गए थे, चंपारण गए थे। चंपारण कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अगर ये पूछे किसने बुलाया था, किसके आग्रह पर गए थे, है ना, तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे। ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया। 9 का जवाब दीजिएगा, समाचार पत्र केसरी का जो संपादन किया वो किसने किया था, 9 का जवाब देना है। चलिए 9 का ऑप्शन यहाँ पर जवाब आ रहा है बाल गंगाधर तिलक। तो बिल्कुल सही है, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब चुना है। यहाँ पर बीजी तिलक या आप लोग बाल गंगाधर तिलक कर सकते हैं। हाँ क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो आपका केसरी पत्रिका है ये किस भाषा में थी। तो याद रखिए मराठी भाषा में। किस में, तो आपकी मराठी भाषा में ये आपका कह सकते हैं पत्र आपका था। क्लियर हो गया है, इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ सभी को।
क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहां से की थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत मैंने बता दिया है। महात्मा गांधी की आज जितने भी क्वेश्चन है ये रट लीजिएगा, पूरी तरह से आना ही आना है लगभग, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर 10 का जवाब क्या बन जाएगा, क्या हो जाएगा कि साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम, वो भी यहाँ पर फिक्स डेट आपको बताना है कि मतलब कह सकते हैं गांधी जी ने साबरमती आश्रम से, कब डेट भी बताना है, 12 मार्च। कौन सी डेट थी, तो 12 मार्च। समय की कौन सा सन था, तो आपका 1930। तो याद रखिएगा साबरमती से 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। और उन्होंने यहाँ पर कितने लोगों के साथ, 78 लोगों के अनुयायियों के साथ ये आपके गए भी थे। और इनकी 24 दिन की यात्रा थी। कितनी, 24 दिन की लंबी यात्रा के बाद ये पहुंचे कब, तो 5 अप्रैल को। अब पहुंचे थे 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। और आपके 6 अप्रैल को, कब, तो 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने एक मुट्ठी नमक हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। तो याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ इसी के बाद शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से इतना क्वेश्चन गांधी जी से बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत केटू गार्डविन ऑस्टिन की इस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो देखिएगा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत आपको दिया गया है केटू गार्डविन। ये कहां पर है, तो हमने आपको बताया था कराकोरम श्रेणी है। ये क्या है, कराकोरम श्रेणी है ना। ये कहां पर पड़ता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। जैसे आप लोग हिमालय पर्वत बनाते हैं, ये वाला जो आपका एरिया है, इसी एरिया में आपका कराकोरम श्रेणी आपकी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है समुद्र में दीर्घ ज्वार कब आता है, बताइएगा। समुद्र में जो दीर्घ ज्वार आते हैं, क्यों आते हैं, कब आते हैं, कैसे आते हैं, तो चलिए बताइएगा। तो देखो यहाँ पर जब स्थिति क्या होगी, ये आपका सूर्य है और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ जब कब आएगा, जब इन तीनों के बीच आपके 180 अंश का कोण बनेगा। कुल मिला के यहाँ पर सूर्य है, या आपका चंद्रमा है, या पृथ्वी है, जब इनके बीच 180 अंश का कोण बन जाता है। और ये दो स्थितियां होती हैं, या तो अमावस्या होगा या तो पूर्णिमा होगी। क्या दो स्थितियां होंगी, या तो अमावस्या को होगा या तो पूर्णिमा होगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के 12 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, पूर्णिमा तथा अमावस्या के दिन आपकी स्थिति बनती है। सबसे छोटे लघु कब आते हैं, छोटे तो आपके कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष। कुल मिला के जब इनके बीच आपका 90 अंश, अर्थात कह सकते हैं पृथ्वी आपकी ये है, चंद्रमा ये है, सूर्य ये है, इनके बीच जब 90 अंश का कोण बनता है तो सबसे कम आप कह सकते हैं छोटे ज्वार भाटे आपके आते हैं, ठीक है ना। तो समझ गए होंगे, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी, आपका बी हो जाएगा। 180 अंश में हाई आते हैं और आपके 90 अंश में निम्नतम आते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को जोड़ता है। जितने लोग जुड़ चुके हैं, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। डेली आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलें। डेली का डेली अपना सहयोग जरूर देते रहें, ठीक है। चलिए बताइएगा कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को जो आपको जोड़ता है। तो देखो यहाँ पर 10 में आपको 0 0 बटे अंडा, अंडा मतलब हो जाएगा यहाँ पर अंडमान और निकोबार। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो गया है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपसे दिया गया है कि थालघाट धर्रा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में है। थालघाट दिया गया है ना, थालघाट ये कहाँ पर आपका पड़ता है, तो याद रखिए पश्चिमी घाट आपने सुना होगा। और मुंबई कोलकाता जो रेल मार्ग है इसी दर्रे से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 14 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपके पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो आपके महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में ये आपका दर्रा है आपका थालघाट। ये दर्रा जो होता है ये मुंबई और जो कोलकाता के बीच जो रेल मार्ग है इसी मार्ग से होकर गुजरता भी है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है। चलिए यहाँ पर बताना है भारत के किस नगर में 2 रेलवे जोन का मुख्यालय आपका है। और यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब यहाँ पर सही भी देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिस प्रश्न का जवाब यहाँ पर गलत दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कितने लोग यहाँ पर सही दे रहे हैं, कितने लोग यहाँ पर गलत दे रहे हैं। देखो यहाँ पर फिक्स आपको दिया है 2। जब आपसे 2 बोल रहा है तो आपको 2 ही बताना है, 3 वाला क्यों बता रहे हैं। यहाँ पर कोलकाता तो आपको बताना ही नहीं है। चलिए मुंबई यहाँ पर आ रहा है, मुंबई। अब जवाब बिल्कुल सही आया है, यहाँ पर मुंबई हो जाएगा, ठीक है। क्या मुंबई में आपके 2 आपके हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया है। चलिए कोलकाता में 3 हो जाएंगे, है ना, कोलकाता में क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यार, आपसे यहाँ पर गिर नहीं गया, वो ऐड आ गया था मोबाइल में अचानक, इस वजह से वो आवाज़ आ गई तेज से, ठीक है, गिरा नहीं है। चलिए बताइएगा कि किसके नियम के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। एक नियम दिया है, एक नियम है, ये भाई साहब कौन से हैं, ये भाई साहब हैं ग्रेसम का नियम। इन्होंने दिया एक नियम कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। बिल्कुल सही बात है। जब कोई चीज़ क्या हो, जैसे कोई बुरा व्यक्ति हो, अगर वो आपके अच्छे व्यक्ति के संबंध में आता है तो वो भी बुरा हो जाता है। वही बात दी है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अर्थशास्त्र में कोर सेक्टर से तात्पर्य क्या है। ये आपने पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया गया होगा कोर सेक्टर क्या होता है। कोर सेक्टर जो होता है एक आधारभूत संरचना होती है। आधारभूत संरचना की अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको घर बनाना है और घर बनाने के लिए सबसे पहले आधारभूत संरचना में क्या आते हैं, जैसे कि आपकी सरिया हो गई, है ना, सरिया हो गया, सीमेंट हो गया, मोरम हो गया, ये आधारभूत संरचना होते हैं। तो इन चीजों को बोलाता है आधारभूत, अर्थात कह सकते हैं कि आप लोग कोर सेक्टर कहेंगे। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, सभी का क्लियर है, ठीक है। वीडियो को लाइक शेयर भी करिएगा। देखो काफी लोग
जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोक्ता का इष्टतम चयन तथा उसकी कीमत में संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह संबंध फलन कहलाता है। एक प्रकार का देखा जाए तो आपका ये मांग वक्र होता है। क्या होता है? ये मांग वक्र होता है। यहाँ पर ऑप्शन जो बनेगा 18 नंबर में वो आपका बन जाएगा डी नंबर। कुल मिला के कह सकते हैं कि किसी वस्तु की मात्रा के लिए उपभोग का इष्टतम चयन उसकी कीमत में संबंध है ना। अगर मान लो कि कीमत जो अगर आपकी है वो अगर आपकी बढ़ जाती है तो भैया मांग क्या हो जाएगा? घट जाएगा, है ना। और मान लीजिए कि आपकी कीमत बहुत छोटी हो गई, सस्ती हो गई, लुटा दिया जाए तो आदमी क्या लूट लेंगे, अर्थात कह सकते हैं वो ज्यादा बिक जाएगी, है ना। तो मांग जो आपका होता है वो आपके उसकी मात्रा अर्थात उसकी कीमत पर डिपेंड होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में आपका है, मतलब कह सकते हैं भारतीय रिजर्व जो बैंक है ना, ये किस सूची के अंतर्गत आपका रखा जाएगा? इसको किस में रखेंगे? तो चलिए 7वीं अनुसूची में दी गई है जो कि आपका केंद्रीय सूची में। क्या केंद्रीय सूची में हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सूची के अंतर्गत आपका आता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी सामान्य वस्तु की मांग में गिरावट उपभोक्ता आय में क्या साथ होती है? कुल मिला के आपको वही दिया गया है, किसी वस्तु की मांग में क्या आ गई है? गिरावट आ गई है। मांग में क्या हो गई है? गिरावट आ गई है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? उसकी आय में क्या हुई है? वृद्धि हुई है या आपकी घटी है? तो भैया अगर उसकी आय में बढ़ोतरी होती तो ऑलरेडी उस वस्तु को खरीद लेता, लेकिन भाई साहब क्या हुआ कि उसकी जो आय थी वो आपकी कम हो रही है ना, उसका बजट नहीं बन पा रहा है, मतलब उसकी आय में गिरावट हुई है, इसी वजह से तो वो आपको खरीद नहीं आया है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा पूरी तरीके से कि कैसे क्या हो रहा है। इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है और आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष में सम्मिलित किया गया? बताइएगा कि जो मौलिक कर्तव्य है उनको कब शामिल किया गया था। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है डी नंबर आपके 1976 में। हमने बताया भी था कि 42वें संविधान संशोधन जिसे लघु संविधान की उपमा दी जाती है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ संशोधन किए गए थे, है ना। और इसी में आपके मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जब जोड़ा गया था तब आपकी इनकी संख्या आपकी 10 थी, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या क्या है? तो आपकी 11 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित आपके दिए गए हैं, तो चलिए बताइएगा नागरिकता से संबंधित आपके कौन सा जवाब यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 22 का जवाब देना है और 22 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर भाग सेकंड, कौन सा? बी नंबर। और आपको पता है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक, 5 से लेकर 11 तक आपके नागरिकता संबंधी आपके प्रावधान किए गए हैं। तो ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो चलिए बताइएगा कि आप लोग बताइएगा कि राज्यपाल अगर आपको बनना है तो आपको कितनी उम्र होनी जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका यहाँ पर 35 साल, 35 साल, 35 साल। कुछ लोग जवाब यहाँ पर 30 साल भी दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि आपके भारत में 3 आपके ऐसे पोस्ट हैं, है ना, जिनकी उम्र आपकी 35 होनी आवश्यक है। अगर आपको राज्यपाल बनना है या आपको यहाँ पर उपराष्ट्रपति बनना है या आपको राष्ट्रपति बनना है तो भाई आपको 35 वर्ष की उम्र होना ही चाहिए, और इससे अगर कम है तो आप नहीं बन पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति जो करता है वो कौन करता है? चलिए 24 नंबर में, और 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपके राष्ट्रपति कौन? तो आपके राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? बताइएगा सबसे बड़ी जो शक्ति है किसके पास है? संविधान में है, राष्ट्रपति के पास है, जनता में है या आपकी संसद में है? तो चलिए यहाँ पर बताना है आपका जो जवाब बनेगा इनमें से सही कौन सा हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है सही क्या हो जाएगा। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे भी रहे हैं, ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पर संविधान, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका संसद, और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं जनता। तो चलिए यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जो आपकी है वो जनता के पास है। किसके पास है? सर्वोपरि कौन है? जनता, क्योंकि जनता के माध्यम से ही ये आपका संविधान बना भी था, है ना। तो ऑप्शन क्या देंगे आप लोग? जनता देंगे, संसद नहीं देना है, जनता देना है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है? कौन सी जड़ नहीं है आपसे बताना है। गाजर, मूली, अदरक और आपका चुकंदर। तो देखो आपने जब गाजर देखा होगा, गाजर, है ना, तो जो गाजर होती है वो मिट्टी में आपकी गड़ी रहती है ना। मूली भी इसी प्रकार गड़ी रहती है, चुकंदर भी इसी प्रकार गड़ा रहता है, लेकिन जो अदरक होता है मिट्टी में होती है लेकिन तने के साथ जुड़ी होती है। तने में अर्थात ऐसे कोई जड़ जाएगी उसमें से आपके लड़के ऐसे रहते हैं। इसका मतलब ये क्या होता है? तना के अंतर्गत आता है, अर्थात अदरक जो आपका है वो क्या है? आपका तना है। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला हुआ क्यों दिखाई देता है? इस प्रैक्टिस सेट को, अर्थात कैसे कि इस क्वेश्चन को हमने प्रैक्टिस सेट में आपको बताया भी था कि ऊपर से अगर देखा जाए जो टैंक होता है वो थोड़ा सा उतला टाइप आपको दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? कौन सा कारण होता है? तो आपका अपवर्तन के कारण। क्या कारण होता है? अपवर्तन के कारण आपका ये दिखाई देता है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई क्षण अगर आप उसको पानी में डालेंगे तो हल्की तिरछी दिखाई देती है ना। तो इस सब का कारण आपका यही हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग होता है? तो चलिए आप लोगों ने ड्राइंग पढ़ा होगा और हाई स्कूल में डिस्टिंक्शन लाए होंगे, 75 प्लस नंबर अप्लाई होंगे, है ना। कितना भी खराब से खराब रिजल्ट होगा लेकिन
लेकिन आपकी कला का रिजल्ट अच्छा ही होता है। तो चलिए यहाँ पर लाल रंग दिए गए हैं और लाल के साथ पड़ोसी कौन है, तो यहाँ पर आपके लाल के साथ आपके हरे रंग है। दोनों को जब आप मिला देंगे तो कौन सा रंग आपका प्राप्त हो जाएगा, तो देखिए लाल और हरा को मिलाएंगे तो अब हो जाता है पीला। मतलब आपकी कमी क्या थी, पीला की कमी थी और आपने पीले का निर्माण यहाँ पर आपका कर दिया है। तो लाल और हरा जब मिलता है तब पीला का निर्माण होता है। क्या पीला का निर्माण होता है, जब आप लोग हरा और नीला कर दीजिए। क्या, जब आप लोग हरा और नीला करेंगे तब आपका क्या हो जाता है, तब पीकॉक नीला हो जाता है। ठीक है, और लाल नीला जब मिलाते हैं तब क्या होता है, तो मैजेंटा बन जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है। ये बताइए किससे आपकी वायु का प्रदूषण नहीं होगा। यहाँ पर देखो दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और आपका हाइड्रोकार्बन। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आपका जवाब जो बनेगा वो कौन सा बन जाएगा। यहाँ पर देखो आपके काफी लोगों के जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, चलिए डी नंबर कह रहे हैं, डी नंबर। अच्छा तो देखो हाइड्रोकार्बन दिया है, हाइड्रो और कार्बन दिया है। तो ये बताइए CH4 हमने आपको दे दिया हाइड्रोकार्बन, तो इसमें भी तो कार्बन है, समस्या तो आपकी हो रही है। इसमें कार्बन समस्या तो हो रही है, हम C2H2 डाल दे रहे हैं, कार्बन तो इसमें भी है। तो हाइड्रोकार्बन में तो ऑलरेडी यहाँ पर कार्बन है, मतलब कह सकते हैं कोई ना कोई समस्या है। लेकिन यहाँ पर एक गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड होती है N2O, है ना। ये वायु को प्रदूषित नहीं करती है, आपको प्रदूषण जरूर पहुंचा देगी, मतलब आपको हंसाती रहेगी। तो यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, तो आपकी हंसाने वाली होती है। ये वायु प्रदूषक नहीं है, ये सिर्फ हंसाने वाली गैस होती है। ठीक है ना, ये खुशियां ला देती है जीवन में। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में जो आपके होते हैं तो हाइड्रोजन के साथ साथ आपकी कार्बन भी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो प्रश्न तनाव क्या होता है। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर जब मान लीजिए कोई जल है और आप उसमें निरमा डाल देते हैं तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है तो क्या होता है, घट जाता है। मतलब जो मच्छर होते हैं वो डूब जाते हैं, क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव क्या हो गया है, घट गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, इसका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है बकरी शब्द का पुल्लिंग क्या होता है। बकरी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा, बकरी का बकरा होता है, क्या होता है, जवाब दीजिएगा। चलिए बकरी का पुल्लिंग क्या होता है, नर लगाएंगे या मादा लगाएंगे, क्या करेंगे, आप लोगों को करना है, आप लोगों को धरना है, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर 36 का ऑप्शन यहाँ पर आपका बन रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर, बकरी का हो जाएगा बकरा। क्या, बकरी का हो जाएगा बकरा होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है स्त्री के लिए सही पर्यायवाची आपको बताना है। यहाँ पर स्त्री के लिए पर्यायवाची क्या बनेगा, तो देखो स्त्री के पर्यायवाची होता है वनिता तो होता है, नारी भी होता है, लेकिन त्रिया भी होता है। अब इस प्रकार से देखा जाए तो आपके यहाँ पर त्रिया और वनिता और आपकी नारी कहाँ पर हैं, तो मिल रहा है कहीं पर, तो ऑप्शन ए नंबर यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर ये नंबर ही आपको यहाँ पर जवाब मिल रहा है, त्रिया वनिता नारी, ये आपकी स्त्री के पर्यायवाची आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना, त्रिया वनिता और नारी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि मुख्यतः किस बोली में रचना करते हैं। तो देखो रसखान जी हैं, रसखान से आपको याद आना चाहिए कि जो रसखान है किस भाषा में करते हैं, तो आपका जवाब ब्रज भाषा, क्योंकि रसखान आपकी ब्रज भाषा में है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरे को आपको बताना है कि कौन सा मुहावरा आपको यहाँ पर हो सकता है। एक साथ 4 क्वेश्चन आपको समझो मिल गए, है ना। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। करवटे बदलना, करवटे बदलना मतलब होता है क्या, तो यहाँ पर देखो लगातार काम करने लगे रहना, बेचैनी के कारण सो ना पाना, बेचैनी के कारण सो ना पाना। हाँ देखो यहाँ पर पहले का जो आपका दिया है वो आपका ई दिया गया है ना, बड़ी ई हो जाएगा। कोल्हू का बैल होता है, लगातार काम में लगा ही रहता है ना, लगातार काम में लगा रहना, जैसे हम है ना, लगातार काम में लगे रहते हैं, आपको पढ़ा रहे रहते हैं, है ना, कोल्हू को बैल कह दीजिए। और लग दिया हवा लगना, मतलब क्या होता है, कहते हैं असर लग गई, है ना। लड़का अगर घर से बाहर हो गया और थोड़ा सा जींस पैंट पहन के फुर्रकबाजी कर लिया, बालों में अगर डाई लगा के घूमने लगा, बोले हवा लग गई इसकी कानपुर की, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में हवा लगना होता है, असर लगना होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आ हो जाएगा। और आपका ठोकरे खाना मतलब क्या होता है, अब उसको जॉब नहीं मिली है, हवा लग गई है, जॉब नहीं मिली तो धक्के खाए फिर रहे हैं, तो आपका यहाँ पर बड़ा आ हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बड़ा आ हो गया। बस इसी प्रकार से आपको कर लेना है। अब क्या क्या ऑप्शन होगी इस पर नहीं जाना, बड़ी ई और छोटी ई, छोटा आ बड़ा, है ना। तो इस हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर बी नंबर आपका मिल गया है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि जोड़ा, कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। यहाँ पर समरूपी भिन्नार्थक दिया गया है, तो चलिए यहाँ पर देखिएगा आपका दिया गया है कौन सा, यहाँ पर दिया है अवधि और अवधि, अंचर और आप नौकर, आदि और अंत, अभिनय और नाटक। तो चलिए 40 में बताइएगा कि कौन सा हो जाएगा। देखो यहाँ पर अवधि और अवधि मतलब देखा जाए तो एक अवधि जो आपकी होती बोली होती, अवध जो होता है एक समय होता है ना। तो आपका जवाब यहाँ पर ए नंबर, ये आपका भिन्न आपका है इनसे, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है करंट अफेयर से रिलेटेड है, और अच्छे से यहाँ पर करंट अफेयर को करेंगे, क्योंकि इस मॉडल पेपर के जो करंट अफेयर होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि क्रेमथोडियम इंडिकम अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई है।
चलिए जवाब दीजिएगा 51 नंबर में। आपका जो जवाब बनेगा क्या हो जाएगा, याद रखिए आपके अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा कि क्रेमन थोरियम इंडिकम अल्पाइन पौधे की एक प्रजाति है जो कि आपके अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे कि हाल ही में किसके द्वारा तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया गया है। तो ये आपका देख सकते हैं तीसरे इंडिया टूरिज्म मार्ट का आयोजन किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया है, कौन से फाउंडेशन के द्वारा किया गया है। तो 52 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो याद रखिए ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, इसी के नाम से आपको यहाँ पर याद रख लेना है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा अंतिम गतिशीलता वाहन एक्स टाइगर विकसित किया गया है। याद देख सकते हैं ये आपका दिया गया है कंपनी द्वारा अंतिम गतिशीलता वाहन है, इससे ज़्यादा अब आपका कोई वाहन यहाँ पर नहीं देगा। और ये शुरू किया है किसने, तो आपका 53 का ऑप्शन डी हो जाएगा, हुंडई मोटर कंपनी है जिसने अपनी अंतिम गतिशील वाहन दिया है, नाम है एक्स टाइगर आपका है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हुंडई मोटर कंपनी। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में किस राज्य ने सांप काटने के इलाज में सहायता हेतु मोबाइल ऐप स्नेकपीडिया लॉन्च किया है। मतलब कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसकी सहायता के लिए, उसके इलाज के लिए एक मोबाइल ऐप है, नाम है यहाँ पर स्नेकपीडिया है ना। और इसके लॉन्च किया है, कौन से हैं, तो 54 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग यहाँ पर कह भी रहे हैं, यहाँ पर 54 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर। ये आपका है कौन सा, केरल है, कौन है भाई, तो आपका केरल हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें से मुआवजा भी मिल सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर, चलिए कह रहा आपसे यहाँ पर कि सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2021 की थीम क्या है। याद रखिएगा जो इंटरनेट है ना, ये आपका मौलिक अधिकार हो चुका है, आपको याद रख लेना है, ये आपका मौलिक अधिकार है, नेट चलाइए, कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन जिस चीज़ पर सरकार पाबंदी लगाती है तो उस चीज़ को मत चलाइए, है ना। तो चलिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2021 की जो थीम रही है वो आपकी कर रही है, तो इसका रही है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट। क्या, टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरनेट, कहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। ये इसकी थीम रही है इस बार को, 9 फरवरी को, कब, तो आपके 9 फरवरी को ये मनाया गया है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी आर.एस. शर्मा ने किसका स्थान लिया है। तो चलिए बताइएगा कि आर.एस. शर्मा है, इन्होंने जो स्थान लिया है, किसका स्थान लिया है, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा इंदु भूषण का। याद रखिए ये आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी होंगे कौन, तो आपके आर.एस. शर्मा है जो कि इंदु भूषण का इन्होंने स्थान लिया है, याद रखिएगा, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे यहाँ पर कि हाल ही में ऑक्सफोर्ड द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। तो चलिए हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 के रूप में जो चुना गया है, किसको चुना गया है, यहाँ पर आपकी आत्मनिर्भरता, क्या, आत्मनिर्भरता, ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, आत्मनिर्भरता को चुना गया है। अर्थात हिंदी भाषा का शब्द घोषित किया गया, क्या, आत्मनिर्भरता, इसे लिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो कि हिंदी भाषा से लिया गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, चलिए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो चलिए 58 को ऑप्शन देना है और यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपके चेन्नई में कहाँ पर, तो जो आपको पता है तमिलनाडु में, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर में, ये भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण प्रबंधन केंद्र होगा, ऑप्शन बी इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ 2020 में जो आपके आंकड़ों के अनुसार था वो आपके 38 आर्द्रभूमि आपकी हो चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गुजरात में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को उद्घाटन किया गया, वह आपका कौन है। तो चलिए सब बच्चे को पता होगा, है ना, मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम, है ना। इसका राइट आंसर जो आपका बन जाएगा 59 का, वो कौन सा बन जाएगा, सी नंबर। यहाँ पर आपका नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जिसका पहले क्या नाम था, मोटेरा स्टेडियम था, मतलब उद्घाटन करने के जस्ट पहले इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया। इसमें से 1,10,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना, क्लियर हो गया इतना पॉइंट। चलिए 4 फरवरी को उद्घाटन भी किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये जो मान्यता दिया है किस शहर को दिया है, यहाँ पर आपका 60 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, आपके हैदराबाद को। किसे दिया है, तो आपके हैदराबाद को दिया है, यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और किसने दिया है, तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन और आपके आर्बर डे फाउंडेशन ने, है ना, 2020 के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है आपके हैदराबाद को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जो कि यहाँ पर आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है और अब आपके यहाँ पर जीके क्वेश्चन दिए गए हैं। यार आपसे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है। यहाँ पर जो खाद्य श्रृंखला दिया है वो कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, कह रहा है घास, कह रहा है मेढक खाता है, घास
मेढक, मेढक, कीट, कीट, गरुड़, गरुड़ और आपका सर्प। चलिए 61 नंबर में क्या हो जाएगा, तो देखते हैं दूसरा वाला देख लेते हैं। कह रहा है घास कौन खाता है, कीट खाता है, और कीट को मेढक खा लेता है, मेढक को सर्प खा लेता है, और सर्प को गरुड़ खा लेता है। तो ऑप्शन बी वाला जो आपका जवाब है ये यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, बी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। गरुड़ को सर्प नहीं खा पाता भाई, जो लोग ए दे रहे हैं तो आपको बता दें कि गरुड़ को सर्प कैसे खाएगा, यहाँ पर सर्प को गरुड़ खा जाएगा, तो ऑप्शन बी नंबर इसका राइट बन जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 500 के नोट के पृष्ठ का भाग किसका चित्रण बना हुआ है। तो भाई ये बताइएगा कि जो 500 की नोट है ना, कौन सी है, 500 की जो नोट है, 500 की नोट पर जो पृष्ठ भाग पर किसका चित्र बना हुआ है। चलिए 62 का जवाब देना है। यहाँ पर ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है लाल किला। और बताइएगा यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा, लाल किला हो जाएगा क्या। चलिए सभी लोग जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर सी नंबर कह रहे हैं पंचमहल बना हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कुतुब मीनार बना हुआ है। चलिए भाई 62 का जवाब दीजिए फटाफट, सभी लोग जवाब दीजिएगा। चलिए लाल किला कह रहे हैं, लाल किला बना है। अब आप लोग आए हैं सही, अपनी स्थिति में आप सब लोग वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर जो 62 नंबर है, तो 62 का ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा कौन सा, लाल किला आपका आ रहा है। चलो अब क्लियर है, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाल किला हो जाएगा, ठीक है। चलिए कंफ्यूज तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए बताइएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय, जो कि हमने बताया था विश्व बैंक को एक नाम और देते हैं, क्या नाम देते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, है ना। और इसका जो मुख्यालय है आप सभी को पता है कि इसका मुख्यालय मिलेगा आपके वाशिंगटन डीसी में, है, क्लियर है। और आगे क्वेश्चन दिया गया है कि रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, स्पेशल डोज में ये आपको पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा होगा अच्छी तरीके से। ये रथ यात्रा महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो 64 का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर आपके पूरी, जो कि आपकी उड़ीसा में है, बद्रीनाथ मतलब कह सकते हैं जो आपके भगवान कृष्ण है और उनके जो भाई हैं और सुभद्रा के लिए ये आपका यहाँ पर है, ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर स्थित है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो स्थित है ये आपके कहाँ पर स्थित है। चलिए ड्रामा जो आपके दिए हैं वो आपके कहाँ पर है, 65 नंबर में। ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ए नंबर, ए नंबर, ए नंबर कह रहे हैं, नई दिल्ली में है। तो देखिए 65 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपको कौन सा बन जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, नई दिल्ली आपका जवाब राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि तीस्ता जल विवाद किन दो देशों के मध्य है। अब आपको याद रखना है कि तीस्ता आपकी आती कहाँ से है, लगभग अगर लोकेशन में पहुंच जाएंगे तो आपको याद रहेगा। ये जो आपकी आती है भारत और आपके बांग्लादेश, ठीक है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच आपका है तीस्ता जल विवाद। तो 66 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित, इनको एक अच्छा पद भी दिया गया है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं पहला पदक इन्होंने जीता था कर्णम मल्लेश्वरी। तो 67 का ऑप्शन यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन बी, आपके भारोत्तोलन में जीते थे, है ना, भारोत्तोलन में जीता था। और इस बार को दोबारा यहाँ पर फिर से आपके यहाँ पर एक पदक और भी भारत के नाम पर आ चुका है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है विश्व पर्यावरण दिवस, सभी को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, तो आपके 5 जून को मनाते हैं। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला है गंगटोक किस प्रदेश की राजधानी है। गंगटोक किस प्रदेश की राजधानी है, तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। 69 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, सिक्किम। क्या हो जाएगा, सिक्किम के यहाँ पर राजधानी गंगटोक है, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है किसको दिया जाता है, धनुर्विद्या के लिए दिया जाता है क्या, या और किसी के लिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा खेल कूद में जो श्रेष्ठ कह सकते हैं कि प्रदर्शन करता है उसको दिया जाता है यहाँ पर आपका अर्जुन पुरस्कार, जो कि 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जो कि हिंदी का गद्यांश है, और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं गद्यांश में क्या कह रहा है कि भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई। हाँ, जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं, वह क्षेत्र है खेलों का क्षेत्र। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि वर्षों से हम अपने ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए हैं। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित देश है, निर्धन है राष्ट्रों ने खेलकूद में हमसे आगे निकल गए हैं। और कभी देखा जाए तो हॉकी में विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है ना। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार होगा। एक और खेल संघों में गुटबाजी हो रही है, खिलाड़ियों के बीच सुविधाओं प्रशिक्षण का अभाव हो रहा है, प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खाली हाथ लौटकर वापस आ रहे हैं, है ना, दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेल कूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते हैं। अभाव प्रतियोगिता नहीं मानते, अभाव तो लगन का है, प्रोत्साहन का, संकल्प का, मुंहतोड़ जवाब देने वाले जीव का है, मतलब जीवट का है। कुल मिला के देखा जाए तो आपके इस गद्यांश में खेल के बारे में यहाँ पर दिया गया है। और बिल्कुल सही बात है कि देखो, जो लोग यहाँ पर ओलंपिक में जीत जाते हैं, जो लोग ओलंपिक में जीत जाएंगे भारत में, उनको 1 करोड़ रुपए दे देंगे। और कहीं
BMW गाड़ी दे देंगे, कहीं इसका CEO बना देंगे, कहीं कुछ बना देंगे। मतलब वो पढ़ने के मतलब वो खेलने के लिए था, प्रोत्साहन इतना दे दिया कि उसका प्रोत्साहन खत्म, है ना। मतलब अगर देखा जाए कि जो लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, जो लोग गेम खेल रहे हैं, अगर यही पैसा इन पर लगाया जाए, स्टेडियम बनाया जाए और अच्छे से इनको खिलाया जाए बचपन से ही, तो क्यों ना ये जीत सकते हैं, जी सकते हैं। लेकिन नहीं, 1 करोड़ उनको देना है, जीत गए उनको 1 करोड़ देंगे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर पहला पॉइंट आपसे क्या दिया गया है। कह रहा है खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं। क्यों, ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि खेलों को राष्ट्र सम्मान देते हैं, वहां पर खेल को राष्ट्र सम्मान देते हैं, ठीक है ना। और अगला आपसे दिया गया है कि गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या है। इसमें क्या दिया गया, गद्यांश में क्या दिया गया है। चलिए यहाँ पर कोई नहीं, और भी यहाँ पर कोई कोर्स नहीं होता है, यहाँ पर पीटी कोर्स हो रहा है, एग्रीकल्चर का कोई कोर्स नहीं है। चलिए यहाँ पर 72 का जवाब देना है। 72 का ऑप्शन बी हो जाएगा, खेलों का गिरता स्तर, है ना, इसी के बारे में बोला गया है। और अगला दिया है खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है। क्या कारण नहीं है आपसे पूछा गया है। तो चलिए 73 का जवाब देना है। और यहाँ पर 73 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, 73 नंबर में आपका डी नंबर। देखो, दोषपूर्ण नीतियां हैं, संघों की गुटबाजी चल रही है, सुविधाओं का अभाव हो रहा है, लेकिन खेलों के राष्ट्रीय सम्मान ये गिरते स्तर का कारण नहीं है। यहाँ पर आपका डी इसका बन जाएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है खेलों पर नकारात्मक जो प्रभाव पड़ा है किससे पड़ा है। बताइए, खेलों पर जो नकारात्मक प्रभाव पड़ा है किससे पड़ा। ये आपका गद्यांश बन सकता है एग्जाम के लिए, है ना, ये गद्यांश आपकी एग्जाम में बन सकता है, याद रखिएगा। तो चलिए 74 का ऑप्शन क्या बनेगा। तो देखो यहाँ पर खेलों में नकारात्मक प्रभाव किससे हुआ है, कह रहे खिलाड़ियों को सुविधा देने से। ऐसा हो सकता है क्या, अभ्यास करने से हो सकता है क्या, सम्मान नहीं, आपसी गुटबाजी जो आपकी होती है, गुटबंदी से आपका है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी नंबर। काफी यहाँ पर इतने बावले लोग जुड़े हैं जो सिर्फ झोंके चले जा रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं, ए दे रहे हैं, कहीं बी दे रहे हैं। अरे दे रहे, नकारात्मक प्रभाव किससे पड़ा है, यहाँ पर आपसी गुटबाजी जो गुटबंदी हो रही है उससे आपका है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में नहीं है। राष्ट्र की उपलब्धि में देखो ये लोग क्या देते हैं, ये लोग यहाँ पर शिक्षा को यहाँ पर देते हैं, उपलब्धि हासिल कर लिया, स्वास्थ्य में उपलब्धि हासिल कर लिया, कृषि में उपलब्धि लिया, लेकिन खेल के लिए अगर बढ़ावा नहीं देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर याद रखिए, सी नंबर आपका हो जाएगा। आगे यहाँ पर देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि एक गद्यांश और भी आपका दिया है। कह रहा प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी की पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी दी जाती थी, उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्री धारक बेरोजगारों की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता है। वो अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही है। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए हैं। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। मतलब ये अच्छा आपका था। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृत का प्रमुख केंद्र कौन था। चलिए 76 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, 76 में। तो चलिए 76 का देख लेते हैं कितने लोग यहाँ पर सही कर सकते हैं। तो आपका भारत, क्या भारतीय है। अगला है प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती थी, किस पर ध्यान देती थी, जो पुरानी शिक्षण संस्थाएं थी वो ध्यान देती थी किस पर, तो चहुमुखी, यहाँ पर विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर देती थी, उसके स्वास्थ्य पर, उसके पढ़ाई पर, हर प्रकार से ध्यान देते थे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। तो ये बताइए, जो नवीन शिक्षा प्रणाली आपकी लाई गई है वो किस पे विकास कर रहा है, अर्थात तो विद्यार्थियों को प्रेरित किया जा रहा है किसके लिए। तो यहाँ पर 78 में क्या बनेगा, तो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए, है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि क्या हो सके, ताकि यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके शिक्षितों को रोजगार मिल सके, ठीक है, जो शिक्षित हैं उनको रोजगार मिल सके, इसलिए व्यवसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। और दिया है पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताना है। पुस्तकीय शब्द में जो प्रत्यय है वो आपका कौन सा हो जाएगा। और इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सिंपल सी बात है कि आप लोगों को इसका जवाब तो आ ही जाएगा, इतने बड़े आप लोग हैं कि आप लोग कर सकते हैं, हमेशा पढ़ रहे थे। और इसके बाद अगली क्लास है जो कि लिंक दी गई है।